हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर आपका चैप्टर एक अभी अभी हमने खत्म किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपने स्टार्ट किया बैलेंस शीट से, फिर आपने पढ़ा P&L एंड लास्ट क्लास में आपने उसके यूजर्स, यूजेस, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव के बारे में जाना। सर ये क्लास बहुत छोटी सी रहने वाली है, 8 से 10 मिनट की क्लास होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली। इसमें मेरे को आपको एक टॉपिक, दो टॉपिक सिखाने हैं। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी, दूसरा कमिटमेंट। सिर्फ 1 मार्कर बेस्ड टॉपिक है, 1 मार्कर एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको मेरे को सिखाना है, छोड़ नहीं सकता कुछ भी, तो ये भी सीखेंगे। आओ भाई सीधा स्टार्ट करते हैं। सर कंटिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में आपको टोटल 4 बातें याद रखनी है। पहली बात, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? 4। देखो, AS3 रिवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है, वो मैं आपको कैश फ्लो के चैप्टर में इसी बुक में आगे चल के सिखाऊंगा। फिलहाल याद रखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 किसका होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। पहली बात। दूसरी, सर कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? द लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अकर इन द फ्यूचर। वो लायबिलिटी जो फ्यूचर में हमारे सर पे आ भी सकती है, हो सकता है नहीं भी आए। अच्छा, तो सर ये समझाओ थोड़ा सा, इन एग्जांपल से भी समझा दूंगा। फिलहाल के लिए तीसरी बात याद करो, इट इज नॉट शोन इन दी बैलेंस शीट। जब ये लायबिलिटी आपके सर पे आई ही नहीं है, भाई आने के चांसेस है ना, फ्यूचर में लायबिलिटी आ भी सकती है हमारे सर पे, हो सकता है ना भी आए। बात तो सही है। तो इसका मतलब ये है द लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अकर इन द फ्यूचर। अभी तक लायबिलिटी सर पे नहीं आई, तो ये बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाएंगे, तो कहां दिखाओगे? सर इसको नीचे फुट नोट या नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है। फुट नोट क्या होता है? जहां आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड होते हैं, वहां पे कुछ सप्लीमेंट्री नोट्स होते हैं, जिसको आप नोट्स टू अकाउंट्स भी बोल सकते हो। वहां पे आप अलग से शो करते हो कि कंपनी के ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अब सर समझाओ एग्जांपल से, तो एग्जांपल सुनो। पहला एग्जांपल है सर गारंटी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे मेन सिखाता हूं। आओ चलो, कोर्ट केस ले लो, या ले लो क्लेम अगेंस्ट दी कंपनी। आओ भाई पहले इस एग्जांपल से समझाता हूं, फिर बाकी समझाऊंगा। पहले एग्जांपल नंबर 4 पे ध्यान देना, कोर्ट केस या क्लेम अगेंस्ट दी कंपनी। सुनना ध्यान से, मेरी कंपनी है, एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने मेरी कंपनी पे कुछ दावा कर रखा है, कोई केस कर रखा है कि भाई इस कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया। उन्होंने मेरे पे 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी केस कर रखा है। ओहो, बड़ा अमाउंट है। अब सुनना, अगर ये केस मैं हार जाता हूं तो मुझे 1 करोड़ पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर ये केस मैं जीत जाता हूं, मैं सच्चा हूं, ये केस मैं जीत गया, क्या मुझे 1 करोड़ पे करना पड़ेगा? नहीं। तो ये चीज आज नहीं बता सकता ना मैं, फ्यूचर में लायबिलिटी मेरे सर पे आएगी कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता। तो इसलिए द लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अकर इन द फ्यूचर इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी। सर ये लायबिलिटी अभी तक बनी नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आएगी, लेकिन नीचे नोट्स में मैं जरूर दिखाऊंगा मेरे पास 1 करोड़ का कोर्ट केस है। एग्जाम्पल समझ आया? दूसरा सुनो, गारंटी। ध्यान से सुनना, दूसरा एग्जाम्पल, ABC 3 लोग हैं। ए और बी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत तगड़े दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, और ए और सी भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं। बी और सी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ए बी अच्छे दोस्त, ए एंड सी अच्छे दोस्त। अब बी आया ए के पास, यार ए भाई नया बिजनेस शुरू करना है, मुझे 50 लाख रुपयों की जरूरत है, बैंक से लोन ले नहीं सकता क्योंकि भाई वो तो गिरवी मांगते हैं, कोलैटरल मांगते हैं, तो उनसे कैसे लोन लूं क्योंकि कुछ गिरवी रखने के लिए है ही नहीं। तो ए कहता है यार मेरे पास इतना पैसा अभी तो नहीं है, एट द मोमेंट 6-8 महीने में मेरे पास आ जाएगा, तब ले लियो। तो बी कहता नहीं यार मुझे तो अभी चाहिए, अभी न्यू ईयर क्रिसमस के आसपास का टाइम है, मेरे को तो अभी खोलना है कुछ ना कुछ बिजनेस अपना, अभी करूंगा मैं। तो मैं कहा चल, एक मेरा एक दोस्त है सी, उसका यही काम है, लेंडिंग बिजनेस है उसका, वो लोगों को ब्याज पे पैसा देता है कुछ टाइम के लिए और अपना ब्याज से कमाई करता है। ठीक है, सी का नंबर मैंने बी को दे दिया। भाई बी और सी की मैंने आमने सामने बात करवाई, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। सी कहता है भाई रौनक भाई, ए भाई सॉरी रौनक भाई नहीं, ए भाई मैं बी को पैसा नहीं दे सकता। मैं क्यों भाई, क्या हुआ? कहता देखो बी की मार्केट में थोड़ा बहुत नाम खराब है, इनके 1-2 बिजनेस डूबे हुए हैं, तो सर मेरा पैसा डूब गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? सी ऐसा मेरे से कह रहा है। मैं कहा नहीं यार, दिल का बहुत अच्छा आदमी है यार, पैसा कहीं ना कहीं से तेरे को तेरे भी लौटाएगा, बाकियों को भी लौटा ही रहा है यार, तेरे भी लौटाएगा, तू दे तो सही, धंधा तो चलाने दे उसको, धंधा चलेगा उसका। अच्छा, तो सी कह रहा है रिस्क तो है ना। हाँ रिस्क तो है। तो सी कह रहा है भाई मैं ऐसे कैसे पैसा दे दूं? मैं कहा चलो एक काम करो सी भाई, मेरे को तुम दोनों पे भरोसा है, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। ए ने कहा मैं गारंटी देता हूं सी तुझे, ए सी से कह रहा है मैं तुझे गारंटी देता हूं, अगर बी तेरा पैसा नहीं चुका पाया विद इन 3 इयर्स, 3 साल का तो उसको लोन दे रहा है, 3 साल में वो तेरे को पैसा नहीं चुका पाया, एग्रीमेंट बना ले भैया, मैं तेरे को गारंटी देता हूं मैं तेरा पैसा लौटा दूंगा, अगर बी नहीं लौटा पाया तो मैं तेरा पैसा लौटा दूंगा। ए ने गारंटी दी। अब सुनना, ए के लिए ये जो अमाउंट है 50 लाख का, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। क्यों सर, कैसे सर? अगर बी ने फ्यूचर में सी को आराम से पैसा चुका दिया तो ए को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है। लेकिन अगर सी को पैसा नहीं मिला, बी सी को पैसा नहीं चुका पाया,
तो ए को पैसा देना पड़ेगा। तो भैया द लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट अकर इन द फ्यूचर इज कॉल्ड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। खत्म सर गारंटी का एग्जांपल। बताओ जी कोई दिक्कत? चलें सर बी आर डिस्काउंटेड विद बैंक, इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। अगर आपने 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको ज्यादा समझना है तो स्टिल ट्राई करता हूं। सर एक बिल रिसीवेबल होता है जिसका पैसा मुझे 3 महीने बाद मिलना है। मैं क्या करता हूं, मैं बैंक से इसको डिस्काउंट करा लेता हूं। बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब होता है भाई 3 महीने का टाइम नहीं है, बैंक को बोलता हूं तुम अपने कुछ चार्जेस काट लो और पैसा मुझे अभी दे दो। मान लो 1 लाख का बीआर था, बैंक ने मेरे 2000 रुपए काटे और मुझे 98 दे दिए। भाई बैंक वाले भी तो कुछ कमाएंगे, 2000 उन्होंने रख लिए। इन शॉर्ट 3 महीने बाद मेरे डेटर से बैंक लेगा पैसा। ठीक, 3 महीने खत्म हुए, बैंक वाले जो हैं वो पहुंचे मेरे डेटर के पास। डेटर से कहा हाँ भाई रौनक भैया ने आपको बोला था कि जो भी 1 लाख वाला अमाउंट है आप बैंक को दे देना, लाओ हमें दे दो। अब यहाँ पे सुनना, अगर डेटर पैसा दे देता है, डेटर 1 लाख बैंक को चुका देगा, बैंक को मेरे से कोई लेना देना नहीं है। उसने मेरे को 98 दिए, 1 लाख बैंक को मिले, 3 महीने वेट करने का, बैंक ने 2000 की इनकम कमा ली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, डेटर बैड डेट्स हो जाता है, डेटर पैसा नहीं देता, तो बैंक वाले मेरी गुद्दी पकड़ेंगे, आ भाई इधर। उस डेटा से हमारा क्या लेना देना, वो तो तेरा क्लाइंट है, हमारा कोई काम नहीं है। हमने तुझे 98 दिया था, अब तू हमें 1 लाख देगा। सर 1 लाख क्यों? भाई बैंक को तो 2000 कमाने से मतलब है, वो चाहे यहां से कमाए यहां से कमाए, उसने 3 महीने वेट किया, तो भैया मेरे को बैंक को कितना चुकाना पड़ेगा? 1 लाख। तो सर बी आर डिस्काउंटेड विद बैंक। कंटिंजेंट कैसे है? अगर डेटर ने टाइम से पैसा चुका दिया मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर उसने पैसा नहीं चुकाया ये पैसा मुझे चुकाना पड़ेगा। लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट अकर इन द फ्यूचर इज कॉल्ड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। खत्म, बताओ कोई दिक्कत? ये पॉइंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये आपके अगला चैप्टर रेशियोज में काम आएगा, तो मैं पहले उसके लिए एक चीज पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना। सर प्रपोज डिविडेंड होता क्या है? भाई इस पे पूरी बात करेंगे, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है। चलो एक काम करते हैं, मेरी एक बात मान लो, यहाँ पे एक चीज लिखी है कमिटमेंट्स, पहले ये बता देता हूँ क्या होती है, फिर प्रपोज डिविडेंड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। कमिटमेंट्स, आओ भाई कमिटमेंट्स क्या होती है, ध्यान से सुनना। कमिटमेंट का मतलब होता है आपने किसी को कोई चीज प्रॉमिस करी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंटर किया है, वो आपको पूरा निभाना पड़ेगा। कहते हैं ना भाई कि कोई बात बोलो, कोई वचन दो या कोई कमिटमेंट करो, वो काम पूरा करके दिखाओ। तो सेम चीज कंपनी के लिए होती है। कंपनी अगर कोई भी चीज का वादा करती है, एग्रीमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कमिट करती है कि मैं ये काम करूंगी, कंपनी को काम करना पड़ेगा। 2 एग्जांपल इसके दे देता हूं। अनएग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं 1 लाख रुपए के गुड्स सप्लाई करूंगा मिस्टर एक्स को, मैंने अभी तक वो सप्लाई नहीं किया, तो सर ये मेरी कमिटमेंट है कि मुझे सप्लाई करना पड़ेगा। ये अनएग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ नहीं, 1 मार्कर्स के लिए याद रखना, कहीं नहीं आता, बैलेंस शीट में कहीं नहीं, बस ये 1 मार्कर्स के लिए याद रखना है। दूसरा अनकॉल्ड कैपिटल, सर 10 रुपए का एक शेयर था, कंपनी ने 7 रुपए शेयर होल्डर से मांगे, शेयर होल्डर ने दे दिए, 3 रुपए अभी तक नहीं मांगे ना, नहीं मांगे सर अभी तक, तो ये 3 रुपए अनकॉल्ड कैपिटल है। शेयर होल्डर की एक कमिटमेंट है टुवर्ड्स दी कंपनी, जब भी ये कंपनी पैसा मांगेगी 3 रुपए पर शेयर होल्डर को ये पैसा देना पड़ेगा। तो सर ये क्या है? कमिटमेंट्स। कुछ नहीं, बस 1-2 एग्जांपल याद रखना। कम आता है, बहुत कम, मैं तो सर अभी तक देखा ही नहीं पेपर में आते हुए बोर्ड्स के, स्टिल नहीं छुड़वा सकता, सीबीएसई एनसीईआरटी का पार्ट है, आप भी करो। चलें तो सर आखिरी बात करते हैं, सारा काम खत्म हो गया, प्रपोज डिविडेंड के ऊपर आखिरी अपनी बात करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। आओ भाई, इंपॉर्टेंट बात है तो भैया छोड़ के जाने की तो कोशिश मत करना, रेशियोज में दिक्कत हो जाएगी। तो सुनो, प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है पहले वो सुनो। कोई भी कंपनी एक पूरे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च बिजनेस चलाती है, बिल्कुल चलाती है। पूरा साल धंधा चलाया तो आपने कुछ कमाया भी होगा, बिल्कुल कमाया होगा। सर इसके बाद फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद कंपनी एक एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल का मतलब होता है साल में एक बार होगी, ये मीटिंग बुलाती है जिसमें सारे शेयर होल्डर्स इन्वाइटेड होते हैं, जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं सब इन्वाइटेड होते हैं, चाहे वो भैया ऑनलाइन चैट में आ जाए, चाहे वो लाइव वहां चले जाए फेस टू फेस, चाहे वो कैसे भी मेल के थ्रू, चैट के थ्रू, कहीं से भी, आप सबको इन्वाइट किया जाता है। क्यों? कंपनी ने जितना भी पैसा कमाया उसको देखते हुए कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर, सीईओ, एम्प्लॉयज, जो भी हेड्स हैं, वो एक रेट ऑफ डिविडेंड प्रपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल 12% उन्होंने प्रपोज किया कि भाई देखो जिनके पास जितने भी शेयर्स हैं, जितने रुपए के भी शेयर्स हैं, हम आपको 12% का डिविडेंड देना चाहते हैं। एग्जांपल, मान लो एक शेयर 100 रुपए का है, इसका 12% आता है ₹12, तो ₹12 पर शेयर का हम डिविडेंड देना चाहते हैं। किसी के पास 1 लाख शेयर है तो 12 इंटू 1 लाख 12 लाख का आपको डिविडेंड मिलेगा। करेक्ट? अब सुनो आगे, यहाँ पे 3 सवाल तुमसे पूछता हूँ। पहला सवाल, आराम से सुनना, मैनेजमेंट ने प्रपोज किया है किसके आगे? शेयर होल्डर्स के सामने। क्या शेयर होल्डर्स इसको इंक्रीज करवा सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा, क्या डिक्रीज करवा सकते हैं? पहले तो इन 2 सवाल पे बात करते हैं। अगर
मैनेजमेंट ने 12% डिक्लेयर किया, मैनेजमेंट ने 12% प्रपोज किया कि हम आपको 12% डिविडेंड देना चाहते हैं, क्या शेयर होल्डर्स को कम करवा सकते हैं? पहले कम की बात करते हैं, बिल्कुल कम करवा सकते हैं। भाई शेयर होल्डर सोचते हैं कि आगे चल के ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, तुम हमें कम डिविडेंड दे दो, कंपनी को आगे एक्सपैंड करो, ये पैसा हमें मत दो, पैसा अपने पास रखो, पैसे को बढ़ाओ, पैसे की ग्रोथ करो और बिजनेस में लगाओ और कमाओ, हमें जरूरत नहीं है। तो भाई इतने समझदार शेयर होल्डर इंडिया में तो भाई कम मिलते हैं, मिलते होंगे लेकिन कम मिलते हैं। तो इसका मतलब ऐसी चीज हो सकती है, पॉसिबल तो सर बिल्कुल है, होती नहीं। ठीक है, ओके जी। अब इधर सुनो, शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं। सारा डिसीजन मालिक का चलता है, बिल्कुल चलता है। तो तुमसे सवाल है, मालिक क्या प्रपोज डिविडेंड जो कंपनी ने, मैनेजमेंट ने प्रपोज किया कि हम आपको 12% देना चाहते हैं, क्या इसको बढ़वा के 13%, 14%, 15% ऐसा करवाया जा सकता है? सोचो, शेयर होल्डर मालिक होते हैं भाई, बिल्कुल, बताओ कर सकते हैं? बच्चा कहता है हाँ सर मालिक होते हैं तो मालिकों की तो चलेगी, उनका ही धंधा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आंसर है गलत, आप कभी भी इसको बढ़वा नहीं सकते। सर क्यों? हम तो मालिक हैं, हमें ज्यादा डिविडेंड चाहिए। तो मैनेजमेंट एक बात कहती है, सुन मेरी बात, मैनेजमेंट ने वैसे कहा ना भैया आप एक बात बताओ, आपने रिलायंस में 1 लाख रुपए लगा दिए, मैं क्या लगा दिया, आप शेयर होल्डर बन गए, बन गया, मालिक बन गए, बन गया, लेकिन क्या आप धंधा चलाते हो? क्या आप डेली एक्टिविटीज में पार्ट लेते हो? क्या आप आते हो यहाँ पे डेली डिसीजन मेकिंग में? क्या हमारा खून पसीना आपने देखा है? हम कितनी कमाई करने के लिए मेहनत करते हैं, कैसे डिसीजन बनाते हैं, क्या आपको पता है? मैं तो नहीं भाई, मैं तो धंधा नहीं चलाता। तो सर आपको नहीं पता आगे बिजनेस कैसे एक्सपैंड होगा, आपको नहीं पता बिजनेस में कितने पैसे की जरूरत है, आपको नहीं पता कि आगे मुझे क्या क्या मेरे प्लान से कैसे बिजनेस बढ़ाना है, तो बेटा एक्स्ट्रा पैसा मांगने वाले तुम कोई नहीं होते। तुम 12% हमने प्रपोज किया है, कुछ सोच समझ के प्रपोज किया है कि बाकी पैसा रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में बिजनेस को चाहिए, कंपनी को चाहिए आगे चलाने के लिए, करेक्ट है? तो सर आप 12% ले लो, एग्री कर लो, या तो कुछ मत लो, कम ले लो, आप ज्यादा नहीं ले सकते। कोई दिक्कत? पक्का समझ आया? आओ एक बात और सुनो। अब सर ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी में आपने क्यों लिखा है? सुनना, कंपनी प्रपोज कर रही है कि शेयर होल्डर्स हम 12% डिविडेंड प्रपोज करते हैं, आप वोटिंग करो आपको डिविडेंड चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई या तो शेयर होल्डर बोलेंगे हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, या बोलेंगे हमें चाहिए। पहला बच्चा यही पूछता है वो मना क्यों करेंगे? समझदार शेयर होल्डर ये सोचते हैं कि 10-12% हमें मिलके हम क्या कर लेंगे, इससे बढ़िया ये पैसा कंपनी में इन्वेस्टेड रहने दो, कंपनी और ग्रो करेगी, हमारे शेयर का प्राइस और बढ़ेगा, हम और वेल्दी होंगे। ऐसे समझदार लोग कम मिलते हैं इंडिया में, इसलिए हर कोई मुंह फाड़ के पैसा मांग लेता है। हाँ भाई दे दो। तो सुनो, डिविडेंड कंपनी को देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा ये शेयर होल्डर पे डिपेंड करता है। तो लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज इन द फ्यूचर इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो प्रपोज डिविडेंड आपके लिए क्या होती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। उन्होंने ना बोला नहीं देंगे, उन्होंने हाँ बोला देना पड़ेगा 12%, करेक्ट है? अब आगे सुनो, सर चलो मानते हैं उन्होंने हाँ बोल दिया, तो ये डिविडेंड हो चुका है डिक्लेयर डिविडेंड। भाई पहले क्या था? पहले था प्रपोज डिविडेंड की भैया देना है नहीं देना अभी तक नहीं पता, शेयर होल्डर ने हाँ बोला तो ये क्या हो चुका है? डिक्लेयर्ड डिविडेंड। और डिक्लेयर्ड डिविडेंड सर क्या होती है? करंट लायबिलिटी। सर ऐसा क्यों? ये करंट लायबिलिटी क्यों होती है? भैया कंपनीज एक्ट कहता है जब भी डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए उसके विद इन 30 डेज आपको सबको डिविडेंड पे करना है। मान लो आज की तारीख है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल से 1 महीना 30 दिन होते हैं, 5 में पूरे दिन गिनोगे तुम गिनना, 5 या 4 में या 6 में निकल के आएगा। 30 दिन के अंदर 6 मई तक सबके घर पे डिविडेंड पहुंच जाना चाहिए, चाहे वो चेक पहुंचे, चाहे वो कैश पहुंचे, चाहे वो यूपीआई ट्रांसफर कुछ हो, आपको 30 दिन के अंदर डिविडेंड देना है। तो सर डिक्लेयर डिविडेंड क्या होती है? करंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट विच मे और मे नॉट अकर। अगर वो डिक्लेयर हो चुका है तो क्या बन चुकी है? करंट लायबिलिटी विद इन 30 डेज पे करना है। अब आपको एक पॉइंट याद दिलाता हूँ सर, अगर आपको थोड़ी भी बैलेंस शीट याद हो, अभी भी पढ़ी आपने करंट लायबिलिटी में एक तीसरा नाम पढ़ा था अदर करंट लायबिलिटी। इसके अंदर आपने एग्जांपल पढ़े थे अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड। अनपेड आपका रह गया था, मैंने तब भी बोला था आगे चल के समझाऊंगा। तो सर ये वही है, आपने डिक्लेयर कर दिया लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो अनपेड डिविडेंड। डिक्लेयर्ड डिविडेंड आपके लिए करंट लायबिलिटी है और ये किस सबहेड के अंदर जाता है? अदर करंट। अज्यूम सर आपको ये कहानी समझ आई होगी। ये कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब मैं 3rd चैप्टर इसका रेशियो स्टार्ट करूंगा, अकाउंटिंग रेशियोज, वहां पे कुछ इंक्रीज डिक्रीज आपको तभी बता पाऊंगा क्या चीज है वो, वहां पे कुछ चीजें काम आएंगी, तो प्लीज ये समझ के जाना। अज्यूम आपको इस छोटी सी क्लास में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।